आकृति सलाह को सम आ गई थी, मगर उसे गैरअमली जानकर खामोश रह गई। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? फिर और बहुत सी बातें थी जिनकी वजह से रिश्ता तोड़ना सही सलाह नहीं थी। किसी की शराब कैसे छुड़वाई जाए, इस पर आकृति ने काफी खोज की। उसे लगता था कि अगर राठी जी की शराब पीने की आदत छुड़वा दी जाए तो उसकी हालत में सुधार हो जाए। आकृति ने कोशिश की, नीम हकीमों के पास गई, टोने टोटके किए, सब्जियों का जूस दिन में 4 बार पिलाया। सयानों ने ठीक कहा है कि शराब और जुए जैसी लतें कभी किसी की नहीं छूटती। आकृति ने अपनी दूर की ननद से मदद मांगनी चाही, मगर उसके मन में राठी जी के लिए किसी पुरानी बात को लेकर कोई मलाल था, जिसकी वजह से उसने अपना पल्ला भी नहीं बढ़ाया। आकृति ने और भी कई कोशिशें की, पर मायूसी ही हाथ लगी। आकृति को एक वाहियात ख्याल आया। उसकी गली में से एक आदमी निकलता था जो उसे देखकर फूहड़ इशारे करता था। आकृति ने सोचा कि उसकी मदद ली जाए तो हो सकता है कि लोहा लोहे को काट दे, मगर फिर यह सोचकर पीछे हट गई कि अगर वह आदमी मुसीबत की तरह पीछे पड़ गया तो अच्छी खासी बदनामी हो जाएगी। एक राठी जी पीछे से उतरेंगे और दूसरा पीठ पर सवार हो जाएगा। किसी को क्या जवाब देगी कि आखिर वह आदमी पीछे पड़ा कैसे? ओशो कहते हैं कि आदमियों में सेक्स करने की चाह एक फूल की तरह होती है। जैसे फूल खिलता है, यह चाह जागती है, और जब वे जवानी पार कर लेते हैं तो जैसे फूल मुड़ आ जाता है, यह चाह भी खत्म हो जाती है। इसका मतलब था कि उसे राठी जी के अंदर का फूल मुड़ आने का इंतजार करना होगा, यानी उसे अभी और कई साल तक नरक भोगना होगा। वक्त गुजरता गया। आकृति के दुखों को नजात न मिली। उसको अक्सर एक सपना आता था कि वह एक लंबी रेस में भाग रही है। उसने एक धाविका के कपड़े पहने हुए हैं। पसीने में तरबतर भरी सड़क पर, बीच बाजार में, गली में, महल्ले में वह भागी जा रही है। एक अंधी दौड़। मोड़ आता है तो मुड़ जाती है। कोई अटकल आती है तो बाजू से निकल जाती है, मगर वह भागती रहती है। यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। इस दौड़ की न कोई मंजिल है और न कोई पड़ाव। कुछ दिनों बाद आकृति को राठी जी के गांव जाना पड़ा। वह जगह हरियाणा के एक बेहद पिछड़े देहात में थी। उनके चचेरे भाई की शादी का न्योता था। शादी के माहौल में एक ऐसा समय आया जब घर के आंगन में बैठी औरतें यूं ही बतिया रही थी। आकृति भी उनमें जाकर बैठ गई। कोई राठी जी की चाची थी, कोई ताई, कोई भाभी, तो कोई पड़ोसन। बातों बातों में मर्दों की औरत पर रोब जमाने की बातें चल निकली। एक भाभी ने बताया कि कैसे एक बार उनके घर में किसी रिश्तेदार के आने पर उनसे खाना बनाने में जरा सी चूक हो गई। इस बात को लेकर उनके पति ने बात को इतना खींचा कि भाभी का जीना मुश्किल कर दिया। उनके मायके में शिकायत लगाई। हर आए गए के सामने बात को छेड़ा। बात तब खत्म हुई जब भाभी ने किसी अगले मौके पर उस ही रिश्तेदार की आवभगत जीजान लगाकर न कर दी, माफी मांगी सो अलग। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे क्या तुम लोगों ने सुना है कृष्णा का किस्सा? क्या किस्सा है उसके बारे में? किसी ने पूछा। अरे वह इतना जालिम था कि जब देखो तब अपनी बीवी को मारने के लिए तैयार रहता था। एक बार वह चूल्हे पर खाना बना रही थी कि कृष्णा ने बेंत से मार मार कर बेचारी के कोहनी घुटने छील दिए। एक बूढ़ी औरत बोली, अजी, गृहस्थ सुख तो इतना बड़ा सुख है कि इसको पाने के लिए जो भी सहना पड़े, सह लेना चाहिए। इसी में औरत की इज्जत है। उनकी बातें चलती जा रही थी। अरे घर में मर्द होना जरूरी है, चाहे लंगड़ालूला ही क्यों न हो। चाची बोली, मैं तो कहती हूँ कि घर के दरवाजे पर मर्द की चप्पल भी पड़ी हो, वह भी बहुत बड़ी चीज है। उसी को देखकर समाज चुप हो जाता है।
आकृति को एक अजीब तरह की घबराहट हुई। वह उठकर हवेली के अंदर चली आई। देर तक उसके दिमाग में उन औरतों की बातें घूमती रही। उनकी नजर में औरत अभी तक मर्द के पैर की जूती थी। फिर उसने अपनी जिंदगी की ओर एकतरफा होकर सोचा। आकृति का दुख ऐसा नहीं था कि राठीजी उसे मारते पीटते हों या मेहमानों के आगे सिर आंकवाते हों। बस रातों को ही सेक्स चाहते थे, अपनी पसंद का, अपने तरीके का, जिसमें न सिर्फ उन्हें राहत चाहिए थी बल्कि अपने वहशीपन की खुराक भी। बाकी समय तो वे ठीक रहते थे। जब सूफी होते तो उनसे बढ़िया कोई आदमी ही नहीं था। आकृति करके उसके आगे पीछे फिरते थे। आकृति एक शहर में रहने वाली कामकाजी औरत थी। वह उन औरतों की इस बात से इत्तिफाक रखती थी कि घर में मर्द की मौजूदगी बहुत जरूरी है। यह समाज ही कुछ ऐसा है, इसे बदलने में अभी बहुत समय लगेगा। उसकी सहेली पूनम, जो उसके दफ्तर में ही काम किया करती थी, किसी वजह से कुंवारी रह गई। उसकी कैसी कैसी कहानियां बनती थी। दफ्तर में काम करने वाले एक अधेड़ उम्र के नरूलाजी, जिन्होंने कभी उसे 1 से 2 बार लिफ्ट दी थी, के साथ उसे जोड़ा जाता मानो दोनों में कुछ गंभीर मसला हो। अगर कभी आकृति लोगों को नकारने की कोशिश करती तो अपने आप को बेबस पाती। पितृसत्तात्मक व्यवस्था की जन्मी रूढ़िवादी सोच ने लोगों के दिमागों में ऐसा घर किया हुआ है कि उसे निकालना उस अकेली के बस की बात नहीं। फिर जितने मुंह उतनी बातें, वह किस को रोकती। फिर वह चपरासिन शीला, जवान, सुंदर, भरी छाती वाली, मगर गरीब। ऊपर से वह विधवा हो गई। बेचारी सादी सूती साड़ी में जिस्म ढककर बिना साज सिंगार के आती थी। सारा दिन नजरें नीची रख के काम करती रहती, मगर फिर भी प्रताप नाम का दरिंदा उसका पीछा नहीं छोड़ता था। सारे मुलाजिमों के सामने उस पर डोरे डालने से बाज नहीं आता था। लंबा चौड़ा, 6 बच्चों का बाप बेशर्मी से कहता था, शीला, तू किसी चीज की फिक्र मत करना। पैसों की तो बिल्कुल ही नहीं। शीला को वह रखैल बनाने के चक्कर में था। और वह विधवा कुसुम, जिसकी दफ्तर में ही काम करने वाले एक बूढ़े गुप्ताजी के साथ दोस्ती थी, की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। वह उन्हें अपना दोस्त मानती थी। उनके साथ घर परिवार के दुख सुख कह लेती थी। अपनी जवान होती बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने में कुसुम को दिक्कत हो रही थी। उसने गुप्ताजी से मदद मांगी। दोनों एक ही समाज के थे। गुप्ताजी ने अपनी साख लगाकर एक रिश्ता ढूंढ निकाला। दहेज में कार देनी पड़ी, लेकिन लड़की की शादी ठीक ठाक निबट गई। बात मगर यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन वे कुसुम के घर रात को पहुंच गए। मौका पाकर उसकी बाह अपनी ओर खींची। कुसुम नहीं, गुप्ताजी कहकर पीछे हो गई। फिर क्या था, गुप्ताजी ने अगले दिन यह किस्सा आम कर दिया। अगर कुसुम के पति जिंदा होते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। गांव से शादी निपटाने के बाद आकृति और राठीजी घर वापस आ गए। अब उसने पंख फड़फड़ाने बंद कर दिए। उसके माँ बाप मर चुके थे। भैया भाभी 7 समंदर पार रहते थे। एक बहन थी जो तलाक और जिल्लत ओलते ओलते पथरा गई थी। अपने हालात को मद्देनजर रखकर उसने अपने पिंजरे में ही खुशी ढूंढने की कोशिश की। अब भी आकृति को वही सपना आता था, मगर थोड़ा सा अलग। सपने में वह खुद को भागते हुए देखती। भीड़ में बिना किसी की परवाह किए, पसीना पसीना होने के बावजूद वह भागती रहती। भाग भाग कर उसका जिस्म गठीला हो चुका है। उसकी टांगों में ताकत आ गई है, बाजुओं में भी, और वह बहुत खूबसूरत हो गई है। चेहरे का नूर बढ़ गया है। लोग उसे कामयाब मानकर इज्जत दे रहे हैं। अब आकृति की जिंदगी बढ़िया गुजरती है। हाँ, लेकिन कभी कोई जब उसके कांच के घर पर पत्थर फेंकता है तो सारा ढांचा टूटकर बिखर जाता है,
जिसे समटेने में उसे दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। वह रोज तप करती है और रोज उसका स्वाद भोगती है।